हेलो माय डियर फ्यूचर क्लास, तो कैसे आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले बच्चों क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स। और यकीन मान के चलिए कि ये जो चैप्टर्स है वो आप क्लास 11 में सबसे ज्यादा हेल्प करेगा आगे कॉन्सेप्ट समझने के लिए। ठीक है, सो चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, ये हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर ये वन शॉर्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आने वाले हर एक टॉपिक, जैसे कि छोटे छोटे टॉपिक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड पैरामीटर्स, केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं, फजान रूल क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी क्या है, वीबीटी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इन सब को डिस्कस करेंगे विद डीप कॉन्सेप्ट। आप बस मेरे साथ बने रहिए और डिस्कस करते हैं नंबर 1 टॉपिक जिसका नाम है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो है केमिकल बॉन्ड, तो वहां से एक वर्ड ड्राइव हुआ है केमिकल बॉन्डिंग से वर्ड ड्राइव है केमिकल बॉन्ड। सबसे पहले केमिकल बॉन्ड होता क्या है बच्चों? जब केमिकल बॉन्ड जो है ना बच्चों, वो साउंड होता है एक अट्रैक्शन फोर्स का, अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एटम एंड आयंस। द फोर्स बिटवीन atom or ion is known as the attractive force between atom or ions is known as chemical bonding। मेरे बच्चों, कोई भी चीज आपस में जब कंबाइन होती है तो या तो वो एटम आपस में कंबाइन होंगे क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहा होगा, या फिर आयंस लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन और एनायन जो होंगे वो आपस में कंबाइन होते हैं क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग। आपको पता है क्या होता है? हमारा जो स्टार्ट हो रहा है लुईस स्ट्रक्चर से। ठीक है, पहले लुईस सिंबल ले लेते हैं कि लुईस सिंबल क्या होता है। ठीक है, तो लुईस सिंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। सो व्हाट होते हैं सिंपल नोटेशंस टू रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इज नोन एज लुईस सिंबल। लाइक वी हैव सोडियम Na, सो Na is 11 2, 8, 1। सो सोडियम क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 1 ऐसा। लाइक क्लोरीन इज 17 2, 8, 7। सो क्लोरीन क्लास में कितने? 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक बच्चों, तो ये होता है हमारा लुईस सिंबल। जैसे कि Mg अगर आप जानना चाहेंगे, Mg इज 12, सो 12 होगा 2, 8, 2। याद रखिए हमेशा आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, सिंपल नोटेशन है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। लाइक अगर आपके पास कार्बन का जैसे 6 2, 4, तो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लाइक वी हैव ऑक्सीजन, सो ऑक्सीजन होता है 2, 6, सो ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लुईस सिंबल। ये हमने दूसरा टॉपिक पढ़ लिया इस चैप्टर का। ठीक है, लुईस सिंबल में कोई डाउट होता है मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कि होता क्या है लुईस सिंबल। लुईस सिंबल इज अ सिंपल नोटेशंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है किसी एटम के एंड में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बच्चों। जैसे कि इसके 1 है, इसके 7 है, इसके 2 है, इसके 6 है, इसके 4 है। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड टॉपिक हमारा है electrovalent bond which is known as a ionic bond। देखो मेरे बच्चों, आयनिक बॉन्ड जो होता है आपका वो बनता है, याद रखेंगे, मेटल और नॉन मेटल के बीच, मेटल और नॉन मेटल के बीच। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको याद रखना जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन चलो, लाइक Na एक मेटल है और Cl आपका क्या है, नॉन मेटल है। इनके बीच में है ये, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इसके पास जाएगा, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाला बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना होता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बच्चों, याद रखेंगे, इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है ना, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, हम वन शॉट में और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कोवेलेंट बॉन्ड। हमने आयनिक बॉन्ड में डिस्कस किया था, अब हम देख लेते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फोर्थ टॉपिक वो है कोवेलेंट। इस चैप्टर के अंदर आने वाले सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, सब ध्यान से देखते रहिएगा और समझते रहिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है बच्चों? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
सो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे रहता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये वीक बॉन्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू आयनिक बॉन्ड। लाइक जैसे हमारे पास है H और Cl, आप क्या रखना है, ये हमेशा नॉन मेटल के बीच में होगा, नॉन मेटल और नॉन मेटल। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा आपके नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल हाइड्रोजन इस क्लास में 1, क्लोरीन क्लास में 7 होते हैं आपके। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यहां तक म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है। आप ये भी सकते शेयरिंग कैसे होती है, इसमें याद रखेंगे, इसमें शेयरिंग होती है म्यूचुअल शेयरिंग। कैसे होता है म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। कैसे म्यूचुअल शेयरिंग मतलब दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे, इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। लाइक Cl2 के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, N2 के बिटवीन बनता है, CO2 में बनता है, NO2 में बनता है, सारे नॉन मेटल के बिटवीन जो बनता है वो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, देखो आयनिक बॉन्ड से लिमिटेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मेरे बच्चों आपका सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। बस इस तरह से याद रखना है डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड आयनिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फर्स्ट से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलो कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं, ऑक्टेट रूल हमें ये सिखाता है कि हर एक एटम चाहता है कि उसके आउटर सेल जो है स्टेबल हो जाए। लाइक उसके आउटर सेल में हमेशा कैसे कन्फिगरेशन आ जाए, स्टेबल, यानी 2, 8, 18, 32। इसमें हमेशा चाहेगा ऑक्टेट मतलब 8 वैल्यूज करने की कोशिश करेगा कोई भी। लाइक जैसे कि एग्जांपल बहुत अच्छे से बताता हूं आपको, जैसे CO2 हमारे पास है, ठीक है बच्चों। सो कार्बन इज द 6, 2, 4, कार्बन चाहेगा उसके आउटर सेल में 8 पूरे हो जाए, तो ये रहा ऑक्सीजन 1, 2, कार्बन 1, 2, 3, 4, और ऑक्सीजन जो है हमारा बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऑक्सीजन 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, म्यूचुअल शेयरिंग चल रही है। और देखो इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी हो सकता है, मतलब ये ऑक्टेट रूल या तो आपके फॉलो हो सकता है आयनिक बॉन्ड से भी और कोवेलेंट बॉन्ड से भी। कोवेलेंट बॉन्ड से जैसा मैंने अभी आपको दिखाया। अब आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल देखो, कार्बन के 8 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऑक्सीजन की 8, ऑक्सीजन की 8। तो कोवेलेंट से तो ये हो रहा है। एक आयनिक का एग्जांपल देखो, जैसे Na इज 11 और Cl इज 17। तो मेरे बच्चे 17 11 वाला क्या करता है, 2, 8, 1, 17 वाला क्या होगा 2, 8, 7। सो सोडियम के पास जो अपने ये इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो ये क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर करेगा, तो ट्रांसफर करने के बाद सोडियम हो गया 10 और ये हो जाएगा आपका 18। तो देखिए आप 2, 8 और 2, 8, 8। ऑक्टेट रूल का मतलब होता है बच्चों, हर कोई एटम चाहता है कि उसकी आउटर सेल जो है स्टेबल हो जाए। स्टेबल मींस होता है 2, 8, 18, 32। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बच्चा अपना डुप्लेक्स स्प्रे करता है, वो ऑक्टेट पूरे नहीं करेगा, वो डुप्लेक्स स्प्रे करेगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे हमारे पास है CH4 मैथिल। सो कार्बन इज 4, 1, 2, 3 and 4 and this is the hydrogen 1, hydrogen 2, hydrogen 3 and hydrogen 4। यहां से इलेक्ट्रॉन कॉपी करेगा, यहां से करेगा, यहां से करेगा। अब देखो कार्बन तो अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जरा एक नजर आप हाइड्रोजन पे डालो, हाइड्रोजन अपने डुप्लेक्स प्ले करता है, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि एटम अपने आउटर सेल यानी कि आउटर सेल का वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उनको 8 कंप्लीट करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है उनको। बट हाइड्रोजन इसका एक्सेप्शन है और लिथियम भी इसका एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन हीलियम नहीं चाहते ऐसा करना, बेरिलियम में इसका एक्सेप्शन होता है, वो नहीं चाहते। तो लिमिटेशंस पूछी जाती है आपसे कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ये तो ऑक्टेट रूल है, क्या कोई चाहता अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। अब आते हैं इसकी लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस पे आप याद रखें कि जो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है बच्चों, दिस इज डिफाइंड एज जो कंप्लीट नहीं कर रहे होंगे इस रूल को, जो फॉलो नहीं कर रहे, लाइक वी हैव PCl5। सो PCl5 का स्ट्रक्चर एक बार बनाना चाहता दिखाऊं आपको। सो Cl कंप्लीट कर रहा होगा अपना, या Cl कंप्लीट कर रहा है, या Cl कंप्लीट कर रहा है, या Cl कंप्लीट या Cl। बट अगर आप P के बारे में देखेंगे तो 2, 4, 8, 6, 10। तो P के पास कितने इलेक्ट्रॉन आके टोटल वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज SF6। SF6 S is 1, 2, 3, 4, 5, 6, F1, F2, F3, F4, F5, F6, ठीक है बच्चों। सो ये आप देखो ऑक्टेट रूल ब्रेक हो रहा है क्योंकि इसमें सल्फर फ्लोरीन तो हमने कंप्लीट कर दी, फ्लोरीन को NaC1 हो गया, मतलब उसके लास्ट में 7 तो उसको 1 चाहिए। फ्लोरीन इज 9, 2, 7 तो उसको 1 चाहिए होता है। बट यहाँ पे बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फ्लोरीन का आपको पता चलेगा, जो फ्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सल्फर से स्टेबल हो रहा है। सो 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी टोटल सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आउटर सेल, जो कि व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो बच्चों ये आपके दो सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ साइड साइड कौन से, जैसे BeCl2, लाइक SF6 अभी हमने लिखा है, जैसे कि H2SO4, जैसे कि बच्चों HF है ना, ये हो सकता है, या PCl5 PCl5
है ना, P5 तो ये सारे एग्जांपल हैं बच्चों जो कि ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करते हैं, याद रखना, ठीक है। ऑक्टेट रूल, ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया ऑक्टेट रूल वाला। इस वीडियो में कहीं भी आपको भी कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्यूशन आपको भेज दूँ, ठीक है। फिर जो भी कंफ्यूजन होगा वो हम क्लियर करेंगे। चलिए, सो नेक्स्ट आता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, हमने डिस्कस कर लिया है। बॉन्ड पैरामीटर हम डिस्कस करने वाले हैं। बॉन्ड पैरामीटर एक एग्जांपल हम सबके लेके चलेंगे। बॉन्ड पैरामीटर्स, तो सबसे पहले आपका आता है फर्स्ट नंबर पे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, देखो बच्चों बॉन्ड लेंथ होता क्या है, नाम से बॉन्ड लेंथ। जब कोई बॉन्ड बनाते हैं हम, जैसे मान लो ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो आर ए है और इसकी जो रेडियस है वो है आर बी, ठीक है। यहां से ओ से लेकर इसके ओ डैश तक का न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस, यहां पे मैं थोड़ा देर एक पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं जिसका नाम लिखते हैं एम। सो ओ से एम, ठीक है, ओ एम प्लस एम ओ डैश इज इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई, है ना, एक एटम के न्यूक्लियस से दूसरे एटम के न्यूक्लियस तक के बीच का डिस्टेंस आर ए प्लस आर बी व्हिच इज नोन एज बॉन्ड लेंथ, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ है क्या, बॉन्ड लेंथ रिप्रेजेंट करता है कि दो एटम के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बॉन्ड लेंथ। वो सेम भी हो सकता है, वो डिफरेंट भी हो सकता है, लाइक जैसे हमारे पास ये तो एग्जांपल मैंने आपको सेम उसका दिखाया है, Cl को दिखा दिया मैंने आपको, Cl और Cl का है। मान लो एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन ये रहा और ये आपका क्लोरीन है, तो न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई का डिस्टेंस इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। यहां पर O हो गया, यहां पर हमारा क्या हो जाएगा M, यहां पर हमारा O डैश, ठीक है। ये हमारे पास हो गया R A, जो कि हमारा R B, ठीक है। सो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू R A प्लस R B, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई का डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड बॉन्ड लेंथ क्या होता है आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल आपको दूं, हाइड्रोजन जो होता है बच्चों उसकी रेडियस होती है 37 पिकोमीटर, जो दूसरा हाइड्रोजन एटम है उसकी भी सेम होगी। देखिए ऐसे साफ साफ बनाते हैं इसको, ये रहा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है यहां से यहां तक की रेडियस 37, ये 37। सो बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस कितनी है इसकी, हाइड्रोजन, ये कौन सा हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, H एंड H है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बॉन्ड की लेंथ निकाल रहे हैं, न्यूक्लियाई से न्यूक्लियाई का डिस्टेंस। सो यहां सेंटर मैंने M मान लिया है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ इज इक्वल्स टू OM प्लस OM डैश, ठीक है। आप इसका ऐसे लिखते हैं RH प्लस रेडियस ऑफ H, दोनों कितने हमारे पास 37 प्लस 37 व्हिच इज टोटल 74 पिकोमीटर। तो याद रखना हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, वो 74। इसी से एग्जांपल मैंने आपको बताया बॉन्ड लेंथ का। नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि जो एटम है आपके वो कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सचेंज करते हैं किसी रिस्पेक्टिव एटम के साथ। लाइक जैसा हमने लिखा O2, सॉरी हमने लिखा H2, O2, N2, सो H2 में H एंड H, O2 में डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया जा रहा है वही होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। तो यहां बॉन्ड ऑर्डर कितने का है, 1 का, बॉन्ड ऑर्डर 1, बॉन्ड ऑर्डर 2, बॉन्ड ऑर्डर 3। अभी बॉन्ड ऑर्डर कैसे आते हैं इसको हमने ब्रीफली देखना है, लास्ट में वर्ड थ्योरी आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसको हम कहते हैं, उसको हम चेक करेंगे बॉन्ड ऑर्डर को, ठीक है। ये हो गया बॉन्ड पैरामीटर, हमने दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, बॉन्ड ऑर्डर हो गया है। अब आता है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कैसे आती है बच्चों को, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, टू एटम के बीच में कितने बॉन्ड हैं उसको कहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। सो जैसे हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 2 एंड नाइट्रोजन का 3, गुड। सो बॉन्ड एंथैल्पी। नेक्स्ट जैसे हमारे पास है बच्चों H2, अब मैं चाहता हूं कि H2 ब्रेक होके H पॉजिटिव की फॉर्म में हो जाए, तो अगर ऐसे ब्रेक डाउन करना है तो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ वन मोल ऑफ बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए देखो ना, हाइड्रोजन की बॉन्ड ऐसा होती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आप इसे ब्रेक करना चाहते हैं बच्चों, तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी आपने रिक्वायर्ड करी है उसका नाम है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है ना। बस बॉन्ड एंथैल्पी इससे आसान तो कोई हो नहीं सकता, सब जैसे A से B हमारे पास है, सो A प्लस B, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए A और B को ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी उसका नाम है क्या, बॉन्ड ऑर्डर। Bond yes, bond enthalpy defined as the minimum energy required for breakdown one mole of two atom,
टू और मोर भी हो सकते हैं, बट अगर ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहेंगे हम बच्चों बॉन्ड एंथैल्पी। लाइक आपके पास है CaCO3, अब अगर आप इसको ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी बच्चे उसकी को हम बोलेंगे उसकी कौन सी एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, इसके बॉन्ड ब्रेक करने के जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा एक सिंपल वर्डिंग में मैं समझाऊं तो जैसे AB है, AB को मैं चाहता हूं AB अलग हो जाए, सो AB को अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम कहते हैं उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे आप हाइड्रोजन को अलग करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन को अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसका नाम है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी होती है द एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन वन मोल्स ऑफ टू एटम। टू और मोल भी हो सकते हैं उसकी कितनी भी है, बट ऐसा आता है कि अगर आपको दो एटम को ब्रेक डाउन करना है, उनको अलग करना है, उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको कहते हैं बच्चों उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड डिफ्यूजन की एनर्जी, बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, ठीक है, बॉन्ड में भी फिजन आना है, तोड़ना है, उसकी एनर्जी, ठीक है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का आपका क्लियर है, मिनिमम एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है। अब बॉन्ड एंगल में हम आते हैं, बॉन्ड एंगल। सो बॉन्ड एंगल क्या होता है बच्चों, जैसे सेंटर एटम के साथ दो एटम जो भी एंगल बनाते हैं उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल, जैसे 104.5 डिग्री वाट को बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन का बॉन्ड एंगल आपको बता दूं जो कि 107.5 होता है, कितना था 107.5 डिग्री का, ठीक है। हमें से आता है दो एटम का सेंटर के साथ बनता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन का है, ठीक है, ये हो गया। आपके पास बच्चे जो है किसका है, मीथेन का, और यहां पे जो एंगल होता है 109.5 डिग्री का होता है। सो याद रखना बॉन्ड एंगल जो होता है द एंगल बिटवीन टू एटम व्हिच इज कनेक्टेड विद सेंटर एटम इज नोन एज बॉन्ड एंगल। दो एटम के बीच होगा बट वो सेंटर से कनेक्ट होना चाहिए, हमेशा बॉन्ड एंगल से सेंटर के रिस्पेक्ट में बनता है, सेंटर के रिस्पेक्ट होता है, ठीक है ना। इसे बॉन्ड एंगल कहते हैं कि कोई एटम कैसे कंबाइन हो रहा है सेंटर एटम के साथ, उसका नाम हो गया बॉन्ड एंगल, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए बॉन्ड एंगल का नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है हमें वो होता है रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। क्या होता है वंडर वॉल रेडियस? देखो बच्चों, जब एक मॉलिक्यूल्स है और किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियाई तरफ अट्रैक्ट हो रहा है या फिर उससे कोई अट्रैक्शन लग रहा है, मैंने कहा था कि बॉन्ड स्टार्टिंग में समझा था कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड की तरफ अट्रैक्शन, जैसे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है कि Cl तो Cl है, Cl और Cl है, जैसे तो Cl के न्यूक्लियाई से इसके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस होता है वो लगभग 360 पिकोमीटर होता है। कितना था? 360 पिकोमीटर। अब इस ये जो है यहाँ पर वंडर वॉल्स, ये तो होगी डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, यानी बॉन्ड लेंथ होगी दो मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। अब क्या करना है आपको लिखना है इसकी वंडर वॉल्स रेडियस। वंडर वॉल्स रेडियस इज इक्वल्स टू बच्चों कितना डिस्टेंस है दो नियर बाय एटम के बीच में 360 का डिवाइड बाय 2, सो आ जाएगा लगभग 180। सो द वंडर वॉल्स रेडियस बिटवीन टू क्लोरीन एटम इज 180। कितना होगा वो डिस्टेंस? 180 का। इसको हम कहते हैं क्या? वंडर वॉल्स रेडियस। दो मॉलिक्यूल्स के नियर बाय एटम के बीच में बनने वाली बॉन्ड लेंथ का हाफ जो होगा वो उसी वंडर वॉल्स रेडियस, जस्ट लाइक दैट, है ना। कितना इजी है, बस दो मॉलिक्यूल्स वंडर वॉल्स आपको पता है। एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा विद रिस्पेक्ट टू वंडर वॉल्स बॉन्ड के, स्ट्रांग तो नहीं होगा, ठीक है, मतलब ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। लेकिन बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होती है? बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें सो मेरे बच्चों बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है कोवेलेंट बॉन्ड की, इससे वंडर वॉल्स की बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी आपकी वंडर वॉल्स बॉन्ड की। याद, बॉन्ड लेंथ तो वंडर वॉल्स की ज्यादा होती है, सबसे बड़ी जो रेडियस होती है वो वंडर वॉल्स रेडियस होती है, बहुत लंबी, लेकिन वीक होती है। स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि लेंथ जो होती है बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसकी होती है? वंडर वॉल्स बॉन्ड जो होती है बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत दूर दूर के एटम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे हैं, है ना। सो यस, ये भी याद रखना बच्चों, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड आपका कोवेलेंट ही है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये रहा वंडर वॉल्स। चलिए, दो मॉलिक्यूल्स के नियर बाय एटम में लगने वाला जो फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसी का बोलते हैं हम वंडर वॉल्स फोर्स। तो यहाँ पे हमारा बॉन्ड डायमीटर खत्म हुआ, अब हम जाते हैं रेजोनेंस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेजोनेंस। रेजोनेंस, अब रेजोनेंस क्या होता है? देखिए बच्चों, रेजोनेंस का मतलब होता है किसी मॉलिक्यूल का, देखो रेजोनेंस का मतलब है कि हम मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम रखेंगे बट स्ट्रक्चर उसका एक से ज्यादा बना सकते हैं, जस्ट लाइक बेंजीन। सो बेंजीन जो है आपके पास कुछ इस तरह का है, इसी का कैनोनिकल आप ऐसे भी बना सकते हैं बेंजीन को, ऐसा। अब देखो दोनों डिफरेंस है, यहाँ पे बॉन्डिंग है, यहाँ बॉन्ड आता है। याद रखना रेजोनेंस केवल दो चीजों का मिलते हैं, या तो पाई बॉन्डिंग के शिफ्टिंग कार्ड मिलते हैं, ठीक है, या फिर लोन पेयर के शिफ्टिंग कार्ड। किसके कार्ड बच्चों? लोन पेयर के शिफ्टिंग कार्ड। रेजोनेंस आपका बनता है, नेम सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, बस बच्चों पाई बॉन्डिंग शिफ्ट होते रहेंगे या फिर लोन पेयर शिफ्ट होते रहेंगे। पाई बॉन्डिंग या लोन पेयर शिफ्टिंग के कारण ही बनते हैं बच्चों आपके रेजोनेंस। अब देखो जैसे ये पाई बॉन्ड था, यहां से यहां शिफ्ट हो गया, ये वाला आगे शिफ्ट हो गया और ये वाला आगे शिफ्ट हो गया, तो बन गया आपका नया बेंजीन। इसका कैनोनिकल बनाओ, इसका कैनोनिकल बनाने के लिए ये देखो, ये इसका कैनोनिकल बना और ये बना इसका हाइब्रिड, और हाइब्रिड कुछ ऐसा बना दिया इसका,
ठीक है, तो ये इसके तीनों रेजोनेंस, लेकिन तीनों का नाम क्या है? ये कहलाता है कैनोनिकल साइन, मतलब ये एक ही जैसे हैं और ये हाइब्रिड इमेज है। हाइब्रिड वो जिसको हम अडॉप्ट करते हैं, जिसको हम बनाते हैं, ये मानते हैं हम लिए। एक एग्जांपल और अच्छा सा आ रहा है, मैं आपको बता दूं। जैसे बच्चों ओजोन का O3, सो O3 में आपको देखना है कि ऑक्सीजन के साथ ये तो लुईस स्ट्रक्चर से बनाना सीख जाएंगे ऐसा, ठीक है। इसका कैनोनिकल बनाओ, एक ऑक्सीजन था, आपके पास बॉन्ड शिफ्ट कर दो उस तरफ, ठीक है। अब इसका हाइब्रिड बनाओ बच्चों, हाइब्रिड में क्या होगा? यहाँ ऐसे, ठीक है। तो बस कुछ इस तरह का जो बनेगा उसको बोलते हैं हाइब्रिड इमेज। इसका हाइब्रिड है, ऐसे इलेक्ट्रॉन शो करने की नहीं होती है हाइब्रिड में कभी, ठीक है। इतना सफिशिएंट है ये रहा। तो हम इसको अडॉप्ट करते हैं। अब मुझसे कोई पूछेगा कि ओजोन का रेजोनेंस कौन सा ये वाला हाइब्रिड है, ठीक है। तो ये था आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस में क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजोनेंस। तो नेम सेम होगा, स्ट्रक्चर में चेंजेस हल्का सा आता है, जिसकी बॉन्ड के रिस्पेक्ट में बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, C6H6 रहेगा पेंसिल का, ठीक है बच्चों। बस क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे, बन जाएगा रेजोनेंस। उसमें पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ गया, तो उसके बाद जो बन जाता है इसको बोलता है हाइब्रिड इमेज, ठीक है। ये हमारा रेजोनेंस है। चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसका नाम है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक इज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इसका करंट क्या होता है? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए बच्चों, जो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड है उसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ है, जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना किसकी तरफ? टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि बच्चों अब इसको बिल्कुल बेसिकली और ध्यान से समझिए। जैसे मान लो हमारे पास ये है क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, यू नो दैट। अब क्लोरीन क्या करेगा कि हाइड्रोजन से एक म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा होगा ताकि बॉन्ड बनाए, ऐसे बनाए, ऐसा होगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि क्लोरीन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये करेगा इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा स्लाइटली। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ पे था उसको अपनी तरफ खींच लिया इसने, ठीक है। यहाँ पे आ गया इसका थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, इसका क्लोरीन की तरफ खींच लिया इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तरफ थोड़ा खींच गया है। और इसी शिफ्टिंग को कहते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसी को कहते हैं बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे, H और Cl बनाएंगे, ये तो ऑर्बिटल के पीछे बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉन्ड आया, और ये खाते हैं हम पोलैरिटी को। इस तरह हाइड्रोजन की पोलैरिटी पॉजिटिव है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव वाले में क्या आता है, जिसका एंड नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और एंड की तरफ पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। सो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड से हमारा बनता है डायपोल मोमेंट। क्या बनता है बच्चों? डायपोल मोमेंट। ये जो भी दिखाई दे रहा है ना शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम डायपोल मोमेंट कहते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। म्यू इक्वल्स टू होता है Q into D। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Q into D। कभी-कभी यूनिट पूछी जाती है, म्यू की जो यूनिट होती है बच्चों, वो यूनिट ऑफ म्यू यानी डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू dB। D से डिनोट करते हैं, उसमें होता है dB। dB, ठीक है बच्चों, dB होता है। बस ये आपको याद रखना, ठीक है। तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को क्या समझना है? जिसमें आपको पूछा कि H और F में से बॉन्ड, ये तो बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन टुवर्ड फ्लोरीन। सो बस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज नोन एज पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। सो यहाँ पे हमारा ये वाला कांसेप्ट कंप्लीट होता है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। इसी तरह से मैं आपको बताऊं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो इस थ्योरी में होता क्या बच्चों? देखो इस थ्योरी में होता क्या है आपका, जल्दी से समझिए इसको, ठीक है। सो इसमें क्या होता है आपको याद रखना है, इसमें जो मेन बताया गया वो बताया गया लोन पेयर का रिपल्शन बहुत हाई होता है विद रिस्पेक्ट टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से। अब आप सोचोगे सर ये है क्या, कॉन्सेप्ट समझा दो। तो देखिए बच्चों, लाइक जैसे मेरे पास है H2O। अब H2O में आपको मैं बता दूं कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा 8 होता है, और अगर मैं लुईस स्ट्रक्चर से बनाऊं तो लुईस स्ट्रक्चर ऐसे स्ट्रक्चर का बनेगा ऐसे, लोन पेयर से जाएंगे। अब लोन पे क्या लगेगा बच्चों? रिपल्शन। तो उस रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे आपके, लोन पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड पेयर पे क्या मारेंगे? रिपल्शन मारेंगे, जिसके कारण क्या होगा? थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, लोन पेयर थोड़ा सा बैंड हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको दिखाया कि लोन पे रिपल्शन मारा है, लोन पे बॉन्ड पे रिपल्शन मारा है, और ये जो लोन पेयर ने लास्ट में बॉन्ड पेयर पे मारा, बॉन्ड पे मारा है, पीछे एक एंगल बनेगा 104.5 डिग्री का। ये का ज्योमेट्री और शेप के बारे में बताते हैं बच्चों। देखो इस समय क्या पता चलता है, इस समय लग रहा है कि लीनियर है, लेकिन नहीं, हमें वैसा नहीं बताया कि लोन पे रिपल्शन मारेगा तो जो इसका स्ट्रक्चर है देखने में आपको लीनियर लग रहा है, बट वो लीनियर नहीं होगा, बल्कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप, उसका जो शेप होता है बच्चों वो होता है बैंड,
कैसा होता है बैंड, या हम इसको वी शेप भी कहते हैं, वी शेप। ठीक है, जबकि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, मैं आपको ज्योमेट्री बता दूं। ज्योमेट्री निकालने अगर आपको आती है बहुत अच्छी बात है, जिसको ज्योमेट्री नहीं होती मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन से निकलती है। जिसका एसपी होगा उसकी ज्योमेट्री होती है, जो मैं एसपी की ज्योमेट्री होती है लीनियर। ठीक है बच्चों, जिसका sp2 होता है उसकी होती है ट्राइगोनल। हमें बच्चों जिसका sp3 होता है वो क्या होता है बच्चों आपका टेट्राहेड्रल। अब कैसे निकालते हैं, एक नंबर मैजिक नंबर, अगर 1 आया, सॉरी अगर 2 आया तो sp, 3 आया तो sp2, 4 आया तो sp3। अब देखिए इसका निकालते, इसका मैजिकल नंबर क्या है, तो वो मैजिकल जो नंबर है वो लुईस के फॉर्मूले से निकलता है, जिसमें में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उनका नंबर कितना है। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, 1 2, दो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितने हैं, 1 2 2, तो मैजिकल नंबर इज 4। 4 वाले की ज्योमेट्री क्या होगी, sp3। तो वाटर इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड एज वेल एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का इसकी टेट्राहेड्रल। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं इसी का। ठीक है, जैसे सपोज हमारे पास आ गया कि व्हाट इज द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ BF3। सो BF3 सबसे पहले क्या करना है आपको, B ये एक F, ये F, ये F। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि इसके मैजिकल नंबर में ये किस में आता है। तो आप निकालो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितना, 1 2 3 प्लस लोन पेयर कितना है, एक भी नहीं है 0, तो 3 किसके आता है, मैंने यहाँ लिखा था ट्राइगोनल के लिए, ट्राइगोनल। सो जो इसका ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल है, प्लस इसकी शेप भी सेम होगी, इसकी शेप भी सेम होगी। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होते तो ज्योमेट्री की शेप होती है, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ज्योमेट्री की शेप होगी, हमारे पास ट्राइगोनल होगा। ठीक है बच्चों, वैस्पर थ्योरी को अगर आपको डीप कॉन्सेप्ट में समझना है तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक डाल दूंगा पूरा वैस्पर थ्योरी का, आप उससे नोट्स बना लेना। और मैंने कंप्लीट जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल, मैंने सारी ज्योमेट्री वहाँ पे बनाई है, सारे आपको शेप सिखाए हैं, कैसे वाटर का स्ट्रक्चर बनता है, कैसे मैथिन, जैसे लिखे हुए बच्चे जैसे मैथिन, ठीक है CH4, तो लॉजिक पहले उसको ऐसे बना दो, क्योंकि अब तो हमें ज्योमेट्री पता नहीं तो पहले ऐसा होगा। इसमें पता करो कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सो मेरे बच्चों बॉन्ड कितने 4 प्लस लोन पेयर कितने 0, तो 4 क्या होता है sp3 क्या होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है बच्चों आपका ऐसे। तो एक्चुअल में जो केमिस्ट्री को समझते हैं वो इस तरह से बनाएंगे, किसका स्ट्रक्चर CH4 का, क्योंकि ये कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है। सो इसकी ज्योमेट्री क्या है, जो टेट्राहेड्रल इसका शेप क्या है टेट्राहेड्रल, इसमें लोन पेयर नहीं है। तो मेरे बच्चे ये आपको बताता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कि किसकी ज्योमेट्री कैसा होगा, शेप कैसा होगा। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं कि शेप और ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने वाली थ्योरी कौन सी है, तो थ्योरी कौन सी बचा आपकी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आएगा। ठीक है, आपकी बुक में इसका फ्लो चार्ट बना हुआ। चलिए और वन शॉट में आगे चलते हैं। अगर डीप समझना है आपको, इसको बहुत डीप में लेके चलना है तो आप इसको चैनल में सर्च मार सकते हैं, इस चैनल में आपको मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके, अब ऐसे थ्योरीज वगैरह हैं तो वहां से बना सकते हैं नोट्स। चलिए नेक्स्ट आता है फजान रूल। फजान रूल क्या सिखा रहा है आपको फजान रूल, देखिए फजान रूल तुलना की बात करता है आयनिक बॉन्ड के अंदर, आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर, लाइक जैसे मैंने लिखा NaCl। अब हमें पता है कि N इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, आप सोच रहे सर कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे छुपा हुआ है, चलिए समझता हूं उसको। देखिए होता है कि Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्ट्रॉय करेगा और इसका 2,8 ये जो कैटायन है आपका, याद रखना बच्चे, ये क्या होता है कैटायन, ये क्या होता है आपके एनायन जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया है। अब क्या करता है, कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, इसका जो साइज होता है कैसा होता है, लार्ज होता है। इसके बाद जो शेल है वो 2,8 है, इसका शेल है 2,8, लॉजिक से बात 3 शेल है उसका साइज बड़ा होगा। पहले तो कॉन्सेप्ट ये है फजान रूल का कि कैटायन का साइज हमेशा स्मॉल होगा और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होगा। और क्या होता है, देखिए जैसे हमने बनाया LiCl, ठीक है, इसने हमें ट्रिक सिखाई है, मैं आपको बता रहा हूं। LiCl इसमें सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना स्मॉल साइज होगा ना कैटायन का उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर छुपा होगा। इससे कम होगा NaCl पे और उससे भी कम किसमें होगा KCl पे, KCl से ज्यादा किस पे NaCl पे, NaCl से ज्यादा LiCl पे। इसके अलावा कोवेलेंट कैरेक्टर डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस पे, Na पॉजिटिव है उससे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने वाले कौन होंगे, Mg2 पॉजिटिव, उससे ज्यादा शो करने वाले कौन होंगे, Al3 पॉजिटिव। तो सबसे ज्यादा जो होगा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा, जितने ज्यादा आयंस उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। सो आयनिक बॉन्ड के अंदर
कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढता है कौन? फजान रूल, ठीक है। और ये आपके बच्चे मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ कैटायन, सॉरी साइज ऑफ कैटायन, मतलब साइज बड़ा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। और कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कैटायन, कैटायन चार्ज अगर ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें एल्यूमिनियम में। जैसे क्वेश्चन आपसे आ सकता है, आपके पास आ सकता है कि NaCl और AlCl में से ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसके अंदर होगा? सिंपल सी बात है, Al के पास होगा तो Al3 पॉजिटिव है, ठीक है। सो कोवेलेंट कैरेक्टर ढूंढना सिखाया हमें एंड बॉन्ड में किसने? फजान ने। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरीज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देखिए थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको बताती है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग सिखाती है बच्चों। देखो कैसे ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे हो सकता है? जैसे हमारे पास दो तरह की ओवरलैपिंग हो सकती है, या तो सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो सकती है या तो फिर पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्डिंग को देखिए, सो जो आपका सिग्मा होता है वो आपका होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, देखिए क्या होता है आपकी साइड वाइज, मतलब कॉर्नर से जुड़ेंगे। ये कैसे होता है? सामने से जुड़ेंगे, फेस टू फेस, ठीक है। फेस टू फेस भी हो सकता है, साइड टू साइड, हेड टू हेड भी हो सकता है इसको। जैसे कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पांसिबल है एस बॉन्ड, sp pp ऑर्बिटल, ये बनाती है आपकी सिग्मा बॉन्ड। लाइक हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जाके जुड़ जाए, सबसे अच्छा एग्जांपल क्योंकि हाइड्रोजन भी s ब्लॉक है, दूसरा हाइड्रोजन भी s ब्लॉक होगा, ss के बीच में ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरा एग्जांपल है H और Cl का, H ये रहा और Cl ये है आपका। Cl किस ब्लॉक का होता है आपको पता है? Cl होता है आपका p ब्लॉक का, और हाइड्रोजन किसका होता है? s ब्लॉक का। ओवरलैपिंग कौन से शेयर हो रही है? s और p, s की ओवरलैपिंग कर लेंगे, ठीक है। याद है प्लस प्लस पोल से ये ओवरलैपिंग वाला जोन है। यहाँ पे कौन कौन सा एग्जांपल बता रहा है इसके एग्जांपल हो गया H2, यहाँ पे लिखता हूँ H2, इसका हो गया HCl और PP को देगा Cl2, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, तो एक Cl ले रहा है, एक Cl आपका ये एक बीच में ओवरलैप है, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, ठीक है ना। तो ये होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बीच में डायरेक्ट डिफरेंस भी आता है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है? पाई सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अलोंग विद वो आ सकता है, कौन? पाई बॉन्ड, उसको नीड नहीं होता। सिग्मा बॉन्ड अकेला आता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, जबकि पाई बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड जो होता है वो हमेशा किसके साथ आएगा? सिग्मा बॉन्ड के साथ आएगा, वो अलोंग विद क्या होगा? पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड के साथ, ठीक है, अलोंग विद सिग्मा बॉन्ड। बट सिग्मा बॉन्ड अकेला आ सकता है, बहुत ही स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। चलो, और वो हेड ऑन से बन रही है। अब आता है पाई साइड का एग्जांपल, देखिए पाई बॉन्डिंग का। इसमें एग्जांपल आप समझो, जो ओवरलैपिंग में जैसे ये पी बॉन्ड, ये है पी ब्लॉक को एलिमेंट, ठीक है, ये कर रहे हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग, देखिए यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल है O2 N2 के एग्जांपल मैच है, ठीक है, इसका एग्जांपल मैच है। तो इसमें पीपी ओवरलैपिंग और पाई पाई ओवरलैपिंग या तो पी ब्लॉक के कर सकते हैं, पीडी के कर सकते हैं, या फिर डीडी कर सकते हैं, याद, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको और कुछ नहीं, केवल ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग सिखाती है। सिग्मा बॉन्ड वो बनाते हैं बच्चों जो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक एसएस ब्लॉक के, एसपी ब्लॉक के, पीपी के, ठीक है। और पाई बॉन्डिंग आपको कौन बना सकते हैं? जो पीपी के होंगे, पीडी के होंगे या फिर डीडी के होंगे। आई होप अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रहा होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम बीबीटी के बाद लास्ट अपना कॉन्सेप्ट समझने के चैप्टर का, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितना मैं आपको बता रहा हूँ सफिशिएंट है, ताकि आपको एटलीस्ट नॉलेज है चैप्टर क्या है, ठीक है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हर एक टॉपिक मैंने कोशिश की है इस पर कवर करने की, अगर कुछ छूट गया हो बच्चों तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वैसे मैं हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों? देखिए हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है वो F के साथ, O के साथ या N के साथ बना सकता है, बस इसी का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ स्पेसिफिक जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। फॉर एग्जांपल दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड आपके पास होते हैं, जिसमें बताया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं एलिमेंट के साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। तो दो तरह के, तो होगा वो इंटरमॉलिक्यूलर या तो फिर क्या होगा बच्चों वो इंट्रामॉलिक्यूलर। चलिए इनको डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। सबसे पहले समझ सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सो क्या होता है उसमें, जैसे हमने लिखा वाटर ये है, ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल से
अब ये जाके अल्कोहल के साथ लिंक हो रहा है। सो वाटर किसी दूसरे के साथ, मतलब दो मॉलिक्यूल के बिटवीन जो देखने को मिल रहा है ऐसा, फिर दोबारा वाटर और फिर दोबारा तुम्हारा अल्कोहल। सो वाटर एंड अल्कोहल के बिटवीन जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब आता है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होता है बच्चों, एक ही एटम के, एक ही मॉलिक्यूल्स के दो एटम के बीच में बन जाता है बॉन्ड। मान लो ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। सो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाला ये जो बॉन्ड है इसी का नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सुनना आएगा। यहाँ पास क्या है, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे OH यानी अल्कोहल वाला ग्रुप जुड़ा था, फिनॉल भी बना सकते हैं सो। लेकिन हम ऐसे बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम हो सकता है। अब इस तरह देखें ना कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन के साथ क्या बना रहा है बच्चे, बॉन्ड बना रहा है। तो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ अगर बॉन्ड बनाता है तो नाम होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन किसी दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पीछे बॉन्ड बन रहा है तो नाम होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको सुनना होगा। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो को लेके है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तब तक प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मुझे प्लीज बताइएगा जरूर कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या हो रहा है, मेरी नेक्स्ट वीडियो कौन सी होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।